हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चार्जशीट के चक्रव्यूह में जमात के विदेशी एजेंट, पंद्रह 15,000 पन्नों में दर्ज मौलाना की कोरोना कुंडली। विदेशी वायरस खोलेंगे मौलाना साद के सीक्रेट राज। टूरिस्ट वीजा की आड़ में कैसे होता था धर्म का धंधा। मौलाना के मोहरे सुनाएंगे मरकज कांड की पूरी कहानी। मौलाना साद की गिरफ्तारी का काउंटडाउन। अब जेल जाएगा मरकज का मौलाना। मौलाना साद, ये वो नाम है जिसने दिल्ली पुलिस को पिछले 2 महीनों से परेशान कर रखा है। ये वो नाम है जो देश की तमाम जांच एजेंसियों के लिए रहस्य बना हुआ है। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना साद के खिलाफ तमाम बड़ी जांच एजेंसियां अलग अलग मामलों में तहकीकात कर रही हैं। सभी जांच एजेंसियां मौलाना साद का बयान दर्ज करना चाहती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मौलाना साद कहां छुपा बैठा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सनसनी में आज देखिए, दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद की तबलीगी जमात पर कैसे कस दिया है सबसे बड़ा शिकंजा। और अगर इस मशवरे की पाबंदी में कोई नुकसान आ जाए तो कभी भी मशवरे को इल्जाम मत देना। ये भी हुक्म है कुरान का। मौलाना साद वो शख्स जिसने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज को कोरोना वायरस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना दिया था। एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। ये बहाना अच्छा है। ये वो शख्स है जिसके कई विदेशी मोहरे जेल की हवा खा रहे हैं। ये वो शख्स है जो खुद पिछले 2 महीनों से अंडरग्राउंड है। पिछले 2 महीनों के दौरान मौलाना साद के कई ठिकानों की खाक छानने के बावजूद उसकी परछाई को छू नहीं पाई दिल्ली पुलिस। लेकिन तफ्तीश के दौरान मौलाना साद के गुनाह की एक और जन कुंडली पुलिस के हाथ लगी है। उस जन्म कुंडली का नाम है FIR नंबर 371। यह FIR करीब 12 साल पहले दर्ज हुई थी। FIR नंबर 371 में मौलाना साद का कौन सा गुनाह दर्ज है? करीब 12 साल पुराने उस गुनाह की पूरी कहानी क्या है और 12 साल पुराने उस गुनाह का अंजाम क्या हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद की तबलीगी जमात पर कैसे कस दिया है सबसे बड़ा शिकंजा।
चार्जशीट के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए हैं मौलाना साद के विदेशी मोहरे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात मामले में चार्जशीट दाखिल की है। एक दो नहीं बल्कि 20 चार्जशीट। हर चार्जशीट में मौलाना साद और उसके विदेशी चेलों का कच्चा चिट्ठा दर्ज है। साद के वो चेले अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन यहां करने लगे धर्म का धंधा। एक साथ 20 चार्जशीट दाखिल होते ही अब मुश्किल में आ गए हैं मौलाना साद के विदेशी मोहरे। भारत में जब भी कोरोना महामारी का जिक्र छिड़ता है तो जहन में तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की ये तस्वीर सामने आती है। इसी मरकज में बैठकर मौलाना साद देश विदेश से आए अपने चेलों को मजहब की तालीम दिया करता था। आरोप है कि मौलाना साद अपने चेलों को कोरोना के खतरे से आगाह करने की बजाय उन्हें गुमराह करता था कि कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौलाना साद की बातों के जाल में फंसकर तबलीगी जमात से जुड़े हजारों लोग चलते फिरते कोरोना बम बन गए थे, जिन्हें देश भर में हुए कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कोरोना फैलाने के आरोपों से घिरे जमातियों की भीड़ में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। पिछले 2 महीनों के दौरान मौलाना साद के सैकड़ों विदेशी चेलों को देश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया और उनमें से ज्यादातर अब भी जेल की हवा खा रहे हैं। मौलाना के विदेशी चेलों पर इल्जाम है वीजा नियमों के उल्लंघन का। पुलिस के मुताबिक जमात से जुड़े विदेशी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और कायदे कानून को ठेंगा दिखाकर न सिर्फ निजामुद्दीन मरकज में पहुंच गए बल्कि वहां धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल हो गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 80 से ज्यादा विदेशी जमातियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जिन देशों के नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उनमें सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, फिलीपींस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, रूस, मोरक्को, फ्रांस, इजिप्ट, मलेशिया, ट्यूनीशिया और जॉर्डन के नागरिक शामिल हैं। ये सारे विदेशी नागरिक तबलीगी मरकज की जमात में शामिल होने के लिए भारत आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये आरोप पत्र इस मामले में दर्ज एफआईआर के पूरक आरोप पत्र के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, क्योंकि किसी भी विदेशी नागरिक को एक समय सीमा से ज्यादा किसी भी देश के भीतर नहीं रोका जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश न किया गया हो। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने इस मामले में समय सीमा के भीतर जांच की और अब आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन सभी विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि इन लोगों ने वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन इन लोगों ने टूरिस्ट वीजा की आड़ में धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया और भारत सरकार को गलत जानकारी दी। लिहाजा इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम एक्ट की धारा 14 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस आरोप पत्र में विदेशी अधिनियम एक्ट के अलावा अन्य आपराधिक धाराएं भी शामिल की गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोप पत्र उन्हीं विदेशियों के खिलाफ दाखिल किया गया है जिन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था। आरोप पत्र वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और उसकी आड़ में मिशनरी एक्टिविटीज को चलाने के तहत है। इन विदेशियों ने भारत सरकार के कानून की गाइडलाइंस का भी, जिसके चलते कोरोना महामारी और फैली। साथ ही इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र में प्राकृतिक आपदा मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी धाराएं जोड़ी गई हैं।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पाया गया कि इन विदेशी जमातियों ने भारतीय कानून की अनेक धाराओं का भी उल्लंघन किया। मसलन महामारी के समय देश में धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन ये विदेशी 5 से ज्यादा की तादाद में एक ही जगह पर मौजूद थे। इसके अलावा अनेक विदेशियों को कोरोना महामारी भी थी, लेकिन इन लोगों ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं किया, जिसके चलते महामारी फैलाने में इन लोगों का योगदान हुआ। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान कुल 943 विदेशी इस मामले में शामिल पाए गए। हम आपको बता दें कि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज में सैकड़ों विदेशी नागरिक पाए गए थे और उनमें से कई लोग भारत में अलग अलग शहरों में भी चले गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उनके कई चेलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है और अब उन्हीं मामलों में चार्जशीट दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 15,000 पन्नों में दर्ज है मौलाना साद और उसके विदेशी चेलों की पाक कथा। तबलीगी जमात से जुड़े जिन विदेशी नागरिकों के खिलाफ ये 20 चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई हैं, वो इस वक्त देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो कई और चार्जशीट तैयार हो रही हैं। निजामुद्दीन मरकज में चोरी छुपे चल रही मौलाना साद की करतूतों का भंडाफोड़ तब हुआ जब पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने जब जमात के मरकज को खाली करवाया तो वहां से बाहर निकलते जमातियों की तस्वीरें देखकर सभी दंग रह गए। तबलीगी मरकज मामले में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शुरुआत में पुलिस ने 15 देशों के विदेशी नागरिकों के खिलाफ 20 चार्जशीट दिल्ली की साकेत अदालत में दाखिल की है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस इस मामले में कुल 50 आरोप पत्र दाखिल करेगी। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने इस बाबत विदेश मंत्रालय से जरूरी इजाजत ले ली है। दावा किया जा रहा है कि हर चार्जशीट में मौलाना साद और उसके विदेशी मोहरों की एक एक करतूत का कच्चा चिट्ठा दर्ज किया जा रहा है ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। मौलाना साद तो अभी तक अंडरग्राउंड है, वो कोरोना महामारी की आड़ लेकर छुपा बैठा है, लेकिन उसके खिलाफ तहकीकात के दौरान जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि मौलाना साद का नाम पहले भी दिल्ली पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुका है। आखिर क्या है करीब 12 साल पहले मौलाना साद के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कहानी, अब आप खुद ही देख लीजिए। मोहल्ला ये वो तस्वीरें हैं जिसमें तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद का लाल महल वाला रहस्य बंद है। इसी तस्वीर के साथ जुड़ी है मौलाना साद के खिलाफ 12 साल पहले दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर नंबर 371 की कहानी। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने 12 साल पुरानी उस एफआईआर को लेकर आज किया है बहुत बड़ा खुलासा। दरअसल जांच एजेंसियां इसके पहले भी एक बार मौलाना साद के खिलाफ हुई एफआईआर का हश्र देख चुकी हैं। साल 2008 में केंद्र सरकार के एक विभाग ने मौलाना साद के खिलाफ बाई नेम एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन इस एफआईआर का हश्र नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह हुआ। मौलाना साद के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उसे पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया था। एबीपी न्यूज के पास मौलाना साद के खिलाफ हुई उस एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को। ये भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग का एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के मुताबिक निजामुद्दीन थाने के एसएचओ से शिकायत की गई थी, जिसमें मौलाना साद के नाम का भी जिक्र था। इस कार्यालय को मिली जानकारी के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि बस्ती निजामुद्दीन में संरक्षित एवं ऐतिहासिक स्मारक बाराखंबा से लगभग 20 से 22 मीटर की दूरी पर एक लाल स्मारक है। उस स्मारक के अंदर मौलाना साद और मौलाना जुबैर नवनिर्माण कार्य करवा रहे हैं। ये काम संरक्षित स्मारक नियमावली 1959 एवं संशोधित अधिनियम 1992 के तहत बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुमति लिए किया जा रहा है और गैर कानूनी है।
इस गैर कानूनी निर्माण को जल्द से जल्द रुकवाया जाए और एफआईआर दर्ज करके जरूरी कार्रवाई की जाए। मरकज मस्जिद के ठीक बगल में और तबलीगी जमात के हेडक्वार्टर के पीछे ये लाल महल वही इमारत है जिसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अन्य विभागों के सरकारी अधिकारियों के साथ इस जगह का संयुक्त सर्वे किया। इस संयुक्त सर्वे में शिकायत को सही पाया गया, जिसके आधार पर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। पुरातत्व विभाग की शिकायत पर ही मौलाना साद के खिलाफ साल 2008 में एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर का नंबर था 371। एफआईआर की कॉपी पर 1 नवंबर 2008 की तारीख दर्ज है। आरोपी के तौर पर दर्ज है मौलाना साद और मौलाना जुबैर का नाम। एफआईआर में लिखा है लाल कुएं के ऐतिहासिक गुंबदों के आसपास टीन लगाकर काफी गहरी खुदाई की गई है। ये जगह संरक्षित जगह के लिमिट एरिया के तहत आती है। अपराध संरक्षित स्मारक अधिनियम की धारा 30 और 39 के तहत आता है, लिहाजा एफआईआर दर्ज करवाई जाए। सूत्रों के मुताबिक इस एफआईआर को लेकर खासी जद्दोजहद हुई और फिर आखिर में इस एफआईआर को यह कहकर बंद कर दिया गया कि सरकारी विभाग ने जो शिकायत दी है वो शिकायत ही गलत है। इसमें सच्चाई क्या है ये तो साद और प्रशासन ही जाने। लेकिन अब एक बार फिर एक नई एफआईआर में मौलाना साद का नाम बतौर आरोपी दर्ज किया गया है और अब तक की सच्चाई यही है कि जांच एजेंसियां इस मामले में मौलाना साद से पूछताछ करना तो दूर, उसे पूछताछ का नोटिस भी जारी नहीं कर पाई हैं। तो क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा? क्या एक बार फिर वही होगा जो 12 साल पहले हुआ था? क्या एक बार फिर मौलाना साद और उसके साथी कानून के शिकंजे से बच निकलेंगे? सनसनी के लिए ओपी तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान तबलीगी मरकज मामले में कुल 943 विदेशी नागरिकों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी और यह काम सिलसिलेवार ढंग से किया जाएगा। यानी चार्जशीट के चक्रव्यूह से अभी निकल नहीं पाएगा मरकज का मौलाना। बहुत जल्द उसके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं कानून के हाथ। सनसनी में अब देखिए कि स्कूल टीचर की करतूत, ऐसी करतूत जिसकी कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। यूपी के एक स्कूल में पढ़ाने वाली वो लेडी टीचर ऑनलाइन क्लास में बच्चों को पाकिस्तान का ज्ञान देने लगी। क्या है पूरा मामला, आप भी देख लीजिए। स्कूल टीचर की नापाक हरकत। पाकिस्तान हमारी प्यारी जन्मभूमि है। बच्चों को पढ़ाया पाकिस्तानी पाठ। मैं पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करूंगा। लेडी टीचर ने इंग्लिश की क्लास में बच्चों को दिया पाकिस्तान प्रेम का ज्ञान। राशिद मिनास एक बहादुर सिपाही थे। एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने जब बच्चों के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का गुणगान किया तो अभिभावकों में हड़कंप मच गया। एक टीचर की इस शर्मनाक हरकत के बाद हर कोई हैरान है। बच्चों के माता पिता परेशान हैं कि आखिर कोई टीचर बच्चों को पाकिस्तानी प्रेम का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। उन्होंने उदाहरण में नाउन ग्रामर में पढ़ाते समय नाउन में बताया है कि एग्जाम्पल में कि पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, आई विल ज्वाइन पाक आर्मी, इस तरीके के उन्होंने उदाहरण दिए थे। जब उन्होंने बताया तो मैं भी अवाक रह गया। हैरान कर देने वाली यह खबर यूपी के गोरखपुर की है। कोरोना के खतरे की वजह से स्कूल बंद हैं, इसीलिए गोरखपुर के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रही थी। एक प्राइवेट स्कूल की टीचर ने ऑनलाइन क्लास के दौरान चौथी क्लास के बच्चों को इंग्लिश के कुछ नोट्स भेजे थे, लेकिन टीचर के नोट्स में कई उदाहरण बेहद आपत्तिजनक थे। मसलन अंग्रेजी की टीचर ने बच्चों को नाउन यानी संज्ञा समझाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से जुड़े उदाहरण दिए थे, जिससे पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल गई। इस टीचर ने अपने नोट्स में पाकिस्तान का जो गुणगान किया था उसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। एक लाइन में पाकिस्तान के एक फौजी की तारीफ की गई है, दूसरी लाइन में पाकिस्तानी फौज के लिए प्यार दिखाया गया है
और तीसरी लाइन में पाकिस्तान को जन्मभूमि बताया गया है। ये आपत्तिजनक नोट्स जब बच्चों के अभिभावकों ने पढ़े तो वो दंग रह गए। परेशान होकर अभिभावकों ने उस अंग्रेजी टीचर की शिकायत स्कूल प्रशासन से की। स्कूल प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए तुरंत उस महिला टीचर से बात की। स्कूल के मैनेजर गोरक्ष प्रताप सिंह के मुताबिक महिला टीचर ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी और कहा कि गलती से उन्होंने पाकिस्तानी उदाहरण वाले नोट्स बच्चों को भेज दिए थे। मैंने अपने दूसरे स्टाफ जो इन सब चीज़ों को डील करते हैं उनको कहा कि भाई इस टीचर से बात करिए, क्लास 4 की वो टीचर हैं इंग्लिश की। उन्होंने बात करके मुझे जवाब दिया तो उसके हिसाब से ये आया कि उन्होंने ये किया है। कहना उनका ये था कि गलती से हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप टीचर हो, पढ़ाने जा रहे हो, तो ये गलती से कैसे हो जाएगा। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने अगर गलती से भी किया तो इसका मतलब आपने टीचिंग की जिम्मेदारियां नहीं महसूस की हैं। स्कूल के मैनेजर की माने तो महिला टीचर इसे अनजाने में हुई गलती बता रही है, लेकिन ये गलती छोटी नहीं है, इसलिए इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। स्कूल के मैनेजर के मुताबिक जिस तरह की भाषा उन नोट्स में थी वो पूरी तरह से देशद्रोही भाषा है। इस तरीके के एग्जाम्पल अपने से तो आएंगे नहीं। आप डेफिनेटली उसके कहीं ना कहीं देखते रहे होगे, आपके उसमें रहा होगा तभी आपने कर दिया। तो मानसिकता तो ऐसी है कि जो उस तरफ ले जाती है जिसको हम राष्ट्रद्रोह कह सकते हैं। खबर दिखाए जाने तक पाकिस्तान का गुणगान करने वाली उस महिला टीचर के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है। स्कूल के मैनेजर गोरक्ष प्रताप सिंह के मुताबिक वो स्कूल प्रशासन से बात करेंगे। अगर उचित लगता है तो पुलिस में शिकायत भी दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें पुलिस तक मामले को ले जाने की कोई जरूरत नहीं लग रही है। सनसनी के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच डॉक्टर भी बीड़ी सिगरेट से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इससे इंसान के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ना तो डॉक्टरों की सलाह की परवाह है और ना ही कोरोना वायरस का डर। आप भी देखिए, लॉकडाउन में बीड़ी सिगरेट की दुकान खुलते ही कैसे उमड़ पड़ी लोगों की भीड़। कहां लगी है लोगों की ये भीड़? एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बल्कि इस लाइन में तो हजारों लोग खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते ये लोग राशन के लिए नहीं खड़े हैं। ये लोग किसी बस या ट्रेन का इंतजार भी नहीं कर रहे हैं। और तो और यहां आसपास शराब का कोई ठेका भी नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इस बार ये भीड़ उमड़ी क्यों है? ये लोग चाहते क्या हैं? तो सुनिए, तपती धूप में ये लंबी लाइन लगी है बीड़ी के लिए। जी हां, चौकिए नहीं, कोरोना के खतरे के बीच इन लोगों ने सिर्फ बीड़ी के बंडल की खातिर अपनी जान को दांव पर लगा रखा है। आखिर शौक बड़ी चीज है। बीड़ी और सिगरेट के लिए लगी लंबी लाइन की ये तस्वीरें हैं राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट इलाके की। दरअसल आज से राजस्थान में गहलोत सरकार ने बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर लगी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया है। फिर क्या था, जैसे ही ये शुभ समाचार शहर के तंबाकू तलबगारों को मिला, उन्होंने आज सुबह से ही बीड़ी के व्यापारी के मकान की ओर दौड़ लगा दी। ये देखिए, लालसोट देवी जी मंदिर के सामने रामखंड बीड़ी वाले घर के आगे भीड़ लगती हुई बीड़ी के कारण। यहाँ तक कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मकान में बीड़ी के कारण भीड़ लगी हुई है चारों तरफ। ऐसे लगी हुई है जैसे कोई राशन बट रहा हो। क्या होगा इस जनता का, बिना बीड़ी के रह नहीं पा रही है। ये देखिए, इस लाइन में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी, जवान भी हैं और बूढ़े भी। लोगों में तंबाकू की ऐसी तलब उठी कि वो कोरोना का डर भी भूल गए और राजस्थान की तपती धूप भी उनके हौसले कमजोर नहीं कर पाई।
इस पूरी घटना में एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनकर रह गया। इस घटना के बाद गोदाम से बीड़ी बेचने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने कानूनी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ बीड़ी की बिक्री को भी तुरंत बंद करवा दिया गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर तो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं, वो आपको कोरोना महामारी से बचने के तरीके बता सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बीड़ी, सिगरेट, शराब और तंबाकू से दूर रहिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।